Welcome learners to Unacademy Flux YouTube channel. So today we will discuss most toughest previous year question of conflict serializability, and this question is from GATE 2017 और ये क्वेश्चन मैंने ऑन डिमांड डाला है स्टूडेंट के, क्योंकि उनको डाउट हो रहे थे और सारे स्टूडेंट्स को इसी सेम क्वेश्चन में डाउट था। तो आप भी एक बार देखिएगा, कोशिश कीजिए कि आप लोग खुद से इसको सॉल्व कर पा रहे हैं। अगर आप खुद से सॉल्व कर पा रहे हैं देन कॉन्ग्रेचुलेशंस, और अगर नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं तो आप इस वीडियो सोल्यूशन को प्लीज़ एंड तक देखिएगा, बिकॉज ये पूरा का पूरा जो वीडियो है वो सिर्फ इसी क्वेश्चन पे डिपेंडेंट है, दैट इज गेट 2017 का क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन मोस्ट एक्सपेक्टेड है स्टूडेंट्स। ऐसे क्वेश्चन गेट 2021 में आपसे बिल्कुल पूछे जा सकते हैं, तो ध्यान से समझिएगा कि किस तरीके से आप इस कंसेप्ट को कर सकते हैं। तो कंसेप्ट आपका कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी का है, पर ये बहुत ही आसान नहीं था, तो इसको समझेंगे। पर उससे पहले आप देख लीजिए कि जुलाई मंथ का जो फ्री क्लास का टाइम टेबल है मेरा अनअकैडमी प्लस पे, जो स्पेशल क्लासेस होती हैं, तो यूट्यूब पे फ्री क्लासेस अलग हो रही हैं, ठीक है। अनअकैडमी पे स्पेशल क्लासेस फ्री क्लासेस होती हैं वो अलग हो रही हैं, तो उनका टाइम टेबल मैंने आपको शो कर दिया है। तो देखो 10 जुलाई में आपका जो आपका सेशन होगा वो आपका एक टॉपिक पे होगा, दैट इज गिवन हियर। तो आपको सारे स्पेशल क्लासेस जाकर वहाँ पे रजिस्टर करने होंगे, ठीक है। एंड माई नेम इज श्वेता कुमारी, मैं अनअकैडमी प्लस पे वेरीफाइड एजुकेटर हूँ। वहाँ पे मैं गेट CSIT की कंप्लीट क्लासेस ले रही हूँ। अभी मेरे कंप्लीट कोर्स ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, तो फटाफट से मुझे वहाँ पे ज्वाइन करो। अब ये क्वेश्चन है आपका जहाँ पे प्रॉब्लम हो रही थी स्टूडेंट्स को, ये क्वेश्चन गेट 2017 का है। और यहाँ पर आपको दो ट्रांजेक्शन्स गिवन हैं, जहाँ पे RIV का मतलब क्या है? RIV का मतलब है रीड ऑपरेशन बाय द ट्रांजेक्शन TI ऑन अ वेरिएबल V, और WIV इज नथिंग बट द राइट ऑपरेशन बाय ट्रांजेक्शन TI ऑन वेरिएबल V। पूछा क्या गया है? पूछा ये गया है कि टोटल कितने नंबर के कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल आप बना सकते हो ट्रांजेक्शन T1 एंड T2 के द्वारा। दिस इज द क्वेश्चन। तो ये आपका न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन था, राइट। तो इसमें आपको ऑप्शंस नहीं गिवन थे, और जब ऑप्शंस नहीं गिवन होते हैं तो एम्बिग्विटी और इंक्रीज हो जाती है कि इसका आंसर क्या हो सकता है फिर, क्योंकि जब ऑप्शंस दिए होते हैं तो हम कहीं ना कहीं एलिमिनेशन टेक्निक्स लगाकर आंसर कर ही देते हैं। बट अब क्या हो गया, न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस आने लग गए हैं, तो इसमें आपके कंसेप्ट में क्लैरिटी और भी ज्यादा होने की जरूरत है। तो इसको ध्यान से समझिएगा टिल द एंड ऑफ द वीडियो, राइट। तो ये आपका क्वेश्चन है जिसको मैंने थोड़ा सा रफ वे में लिख दिया है, क्योंकि हमको करना है सॉल्व, है ना। तो आपसे क्या पूछा गया था, सेम यही क्वेश्चन है कि T1 से T2 तक आप कितने टोटल नंबर के कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल को बना सकते हो। सबसे पहले एक बात समझिए कि अगर आपको कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल का मतलब नहीं पता, फिर तो आप वीडियो को समझ ही नहीं पाओगे। तो पहले मैं आपको इन शॉर्टकट कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल क्या होता है वो बता देती हूँ। तो इसको समझने से पहले इसके 3 कंडीशंस को समझना बहुत ज़रूरी है कि इसमें हम कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशंस पता करते हैं, और कोई भी 2 ऑपरेशन कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन तभी होता है जब उसमें से एटलीस्ट 1 राइट ऑपरेशन हो, राइट। तो या तो राइट होना चाहिए, या तो रीड होना चाहिए, या तो राइट रीड होना चाहिए। रीड में ये कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन नहीं होता। दूसरा ये होना चाहिए कि डिफरेंट ट्रांजेक्शन के होने चाहिए, लाइक अगर पहला ऑपरेशन ट्रांजेक्शन T1 का है तो दूसरा वाला T2 का ही होना चाहिए, सेम ट्रांजेक्शन्स पे ये काम नहीं करता, ओके। एंड थर्ड कंडीशन है सेम डेटा आइटम होना चाहिए, यानी कि डेटा आइटम सेम होना चाहिए जिसमें कि वो काम कर रहे हैं, तभी तो कॉन्फ्लिक्ट होगा। तो इसका एक छोटा सा एग्जांपल समझिए कि आपके पास एक शेड्यूल है जिसके 2 ट्रांजेक्शन है T1 एंड T2, ओके। और यहाँ पे T1 जो है वो रीड कर रहा है A को, और T2 जो है वो रीड कर रहा है यहाँ पर A को, और राइट कर रहा है यहाँ पे A को, ठीक है, कुछ इस तरीके से। और फिर यहाँ पर आपका है राइट A। अगर शेड्यूल आपका कुछ इस तरीके से है तो क्या ये कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है? क्वेश्चन आपका ये भी बहुत बार आया हुआ है, तो पहले इस क्वेश्चन को समझना जरूरी है, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो इसलिए इट इज नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ 2 क्वेश्चंस इन दिस वीडियो। तो यहाँ पर एक तो ये कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन हो सकता है कि RA कॉन्फ्लिक्ट ऑपरेशन हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें एक आपका रीड है और दूसरा भी आपका रीड है, कम से कम एक राइट ऑपरेशन होना चाहिए, तो नहीं हो सकता। अब हम सेकंड देखते हैं कि क्या RA और ये WA क्या कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन है। तो हाँ, ये तो कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन हो सकता है। बोलो क्यों?
क्योंकि ये आर ए ऑपरेशन T1 ट्रांजेक्शन का है, दैट मीन्स कि R1, और ये जो है वो T2 ट्रांजेक्शन का है, तो इसलिए सब्सक्रिप्ट में मैंने W2 लिख दिया। तो सबसे पहली बात तो ये है कि इसने पहला कंडीशन सेटिस्फाई किया कि एटलीस्ट 1 राइट ऑपरेशन होना चाहिए, हाँ कम से कम 1 राइट ऑपरेशन है। दूसरा कंडीशन इसने डिफरेंट ट्रांजेक्शन वाला भी सेटिस्फाई कर दिया कि ये ट्रांजेक्शन T1 का है, ये ट्रांजेक्शन T2 का है, बिल्कुल डिफरेंट ट्रांजेक्शन है। और तीसरा कंडीशन भी इसने सेटिस्फाई कर दिया कि दोनों सेम डेटा आइटम ए पे ही काम कर रहे हैं, तो तीसरा कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया। तो ये एक कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन बना फ्रॉम T1 टू T2। नाउ व्हाई T1 टू T2? क्योंकि T1 का ऑपरेशन ऊपर है और T2 का ऑपरेशन नीचे है, तो हमेशा ऊपर से नीचे का फ्लो होता है, कभी भी नीचे से ऊपर का फ्लो नहीं होता, ठीक है। तो इस कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन से हम ये कह सकते हैं कि T1 जो है वो T2 पे जा सकता है, ठीक है, क्योंकि हम कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल के लिए प्रेसिडेंस ग्राफ को बनाते हैं। और ग्राफ में अगर साइकिल है तो वो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल नहीं होगा, और अगर साइकिल नहीं है, ठीक है, तो वो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल होगा। तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि जो हम ग्राफ बनाने वाले हैं, जहाँ पे नोड्स आपके ट्रांजेक्शन्स होंगे, उनके बीच में कोई साइकिल ना बने। ओके, अब आप देखो कि अगर T1 T2 पे जा सकता है तो क्या T2 T1 पे जा सकता है? तो बिल्कुल जा सकता है। ये आप देखो। ओके, कलर हम कुछ दूसरा ले लेते हैं। ये देखो, ये जो ऑपरेशन है और ये जो ऑपरेशन है, ये दोनों भी कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन है। क्यों? क्योंकि एटलीस्ट 1 राइट ऑपरेशन है, ठीक है, दोनों राइट ऑपरेशन है तो और भी अच्छी बात है। पहला कंडीशन सेटिस्फाइड, डिफरेंट ट्रांजेक्शन, ये T2 का, ये T1 का है, बिल्कुल सेम डेटा आइटम, ये भी ए पे काम कर रहा है, ये भी ए पे काम कर रहा है, तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं। तो इट मीन्स कि T2 का ऑपरेशन ऊपर है और T1 का ऑपरेशन नीचे है, तो T2 भी T1 पे जा सकता है। तो इसीलिए साइकिल बन रहा है, एंड जब साइकिल बनता है तो वो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल नहीं होता है। तो ये एक मैंने आपको बताया कि इस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल बनता है। ओके, अब आप समझिएगा यहाँ पर कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर T1 और T2 आपको 2 ट्रांजेक्शन दिए हुए हैं, आपको देखना पड़ेगा कि कॉमन डेटा आइटम क्या निकल कर आ रहे हैं। लाइक ये X है, ये X है, क्या आपको T2 में कहीं भी X दिख रहा है? नहीं। ये Y है और ये Y है, क्या T2 में कहीं Y है? हाँ है। तो यानी कि कॉन्फ्लिक्टिंग जो होंगे वो यही दोनों होंगे, क्योंकि ये तो फिर Z पे है और Z आपके T1 में प्रेजेंट नहीं है। तो T1 और T2 में जो कॉमन डेटा आइटम है वही कॉन्फ्लिक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर कंडीशन से बताया कि सेम डेटा आइटम होना चाहिए। तो यहाँ पे यही दोनों कॉन्फ्लिक्टिंग हो सकते हैं। अब कितने तरीके से हो सकते हैं वो समझिएगा। सबसे पहले आपको ये बात तो समझ में आ गई ना कि कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल का मतलब होता है कि T1 से T2 जाना या फिर T2 से T1 जाना। अगर दोनों काम हो रहा है तो साइकिल बनेगी, और साइकिल अगर है तो वो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल नहीं होगा, और अगर साइकिल नहीं है तभी वो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल होगा। ऑब्वियसली हमें साइकिल पसंद नहीं। पूरे CSIT में अगर आप देखोगे, साइकिल्स अगर ग्राफ में बनते हैं तो वो चीज़ों को खराबी करती है। तो यहाँ पे टोटल नंबर के पहले शेड्यूल निकाल लो। आपको कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल निकालना है ना, पहले आप टोटल शेड्यूल्स को निकाल लो, फिर कॉन्फ्लिक्ट को निकालना। तो टोटल शेड्यूल को निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? आपको देखना होगा कि टोटल कितने नंबर के ऑपरेशन है दोनों ट्रांजेक्शन में। टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑपरेशन है, तो 8 फैक्टोरियल अपॉन में पहले ट्रांजेक्शन में 4 ऑपरेशन है और दूसरे ट्रांजेक्शन में भी 4 ऑपरेशन है। तो यहाँ पर आप इस फॉर्मूले से क्या निकालोगे? टोटल नंबर के शेड्यूल निकाल लोगे, दैट इज 70। एंड द कलेक्शन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल, नॉन कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल मेक्स द टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल, दैट इज 70। हमें यहाँ पे नॉन कॉन्फ्लिक्ट को निकालना होगा क्योंकि नॉन कॉन्फ्लिक्ट कम होंगे। तो नॉन कॉन्फ्लिक्ट को आप निकाल लोगे तो आपका कॉन्फ्लिक्ट भी निकल जाएगा 70 में से नॉन कॉन्फ्लिक्ट को माइनस करके, है ना। तो आप देखिए यहाँ पे अभी मैंने आपको बताया था कि जो सेम डेटा आइटम वाले हैं वो यही दोनों हैं, तो इन्हीं दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होगा। तो अभी सिर्फ इन 4 ऑपरेशंस को लेकर चलो, दैट इज R1Y, W1Y, R2Y एंड W2Y। तो हमने वो चीज़ ली क्योंकि यही कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशंस होंगे और सिर्फ इनको ही अज्यूम किया है। तो इसके 2 केसेस बनेंगे। पहला केस तो ये बनेगा जिसमें कि हमने क्या किया कि आपको कोई ऑर्डर नहीं दे रखा है कि T1 का ऑपरेशन पहले आएगा कि T2 का ऑपरेशन पहले आएगा, राइट। कुछ भी ऑर्डर आपको नहीं दे रखा है, तो कोई भी ऊपर नीचे हो सकता है। तो यहाँ पे R1Y जो है वो ऊपर आएगा और W2Y को आप यहाँ पे लिखो और W1Y को यहाँ पे लिखो। आपको ऐसा ऑर्डर बनाना है कि कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन बने।
कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन बनाने के लिए हमें यहाँ पर R1Y T1 को पहले लिखना पड़ेगा और फिर T2 के ऑपरेशन और फिर T1 के ऑपरेशन, तो तभी तो साइकिल बन रहा है। हमें यहाँ पे नॉन कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल निकालना है, यानी कि साइकिल बनाना है। तो आप देखिए कि क्या ये दोनों कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन है? बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पर सेम डेटा आइटम Y है, डिफरेंट ट्रांजेक्शन्स है, एटलीस्ट वन राइट ऑपरेशन है और T1 T2 पे जा सकता है। और ये दोनों भी कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन है, क्योंकि सेम डेटा आइटम है, डिफरेंट ट्रांजेक्शन है, एटलीस्ट वन राइट ऑपरेशन है, तो T2 भी T1 पे जा रहा है, तो साइकिल बन रहा है। तो दिस इज द फर्स्ट शेड्यूल, नॉन कॉन्फ्लिक्ट वाला, नॉन सीरियलाइजेबल वाला। ठीक है, अब दूसरा वाला आप देखो, तो दूसरे वाले में भी आप देखिए, इसमें मैंने क्या किया कि T1 के ऑपरेशन को ऊपर ना लिख करके मैंने T2 के ऑपरेशन को ऊपर लिखा। ये T1 का ऑपरेशन है, ये T2 का है, तो T2 के ऑपरेशन को पहले लिखो, फिर T1 के ऑपरेशन को लिखो, ठीक है, और फिर यहाँ पर T2 के ऑपरेशन को लिखो। तो इसमें मैंने इसको नहीं लिया है, ठीक है, क्योंकि मुझे कॉन्फ्लिक्ट बनाना है। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये भी एक साइकिल बनाएगा, क्योंकि ये दोनों कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन है। एटलीस्ट वन राइट सेम डेटा आइटम डिफरेंट ट्रांजेक्शन, एटलीस्ट वन राइट सेम डेटा आइटम डिफरेंट ट्रांजेक्शन, राइट। तो यहाँ पे T1 T2 पे जाएगा, T2 भी T1 पे जा रहा है, साइकिल बन रहा है, नॉन कॉन्फ्लिक्ट बन गया। तो ये दो केसेस ही बनकर आ सकते हैं जो नॉन कॉन्फ्लिक्ट को दर्शाते हैं। पर ध्यान से सुनिए, यहाँ पर आगे की चीजों को भी ध्यान से सुनिएगा। आप इन सारे ऑपरेशंस को नहीं छोड़ सकते हो। ये सारे ऑपरेशन, ये दोनों ऑपरेशन से, ये चार ऑपरेशन से आपने ये दो केस निकाले, पर इन को भी आप नहीं छोड़ सकते हो जो उनके आगे पीछे हैं, X और Z डेटा आइटम वाले। अब आपको क्या करना है कि फर्स्ट केस को लेकर चलना है, ठीक है। फर्स्ट केस को आप लेकर चलिए, फर्स्ट केस को हम लेकर चले और उसमें आपने जो R1Y के पहले क्या क्या आइटम होने चाहिए, साफ साफ लिखा हुआ है कि R1Y के पहले ये दोनों डेटा आइटम होने चाहिए और W2Y के बाद ही ये दोनों डेटा आइटम होने चाहिए। तो आपको ये चीज़ इंक्लूड करनी पड़ेगी केस 1 में। तो हमें क्या करना होगा, R1Y के पहले X डेटा आइटम को लिखना पड़ेगा और W2Y के बाद आपको Z वाला डेटा आइटम लिखना पड़ेगा, इस तरीके से कि कॉन्फ्लिक्ट वैसा बना रहे जो आपका केस 1 में बन रहा था। तो बिल्कुल इन सबको इंक्लूड करने के बाद हमारा कॉन्फ्लिक्ट उसी फैशन में है जिस फैशन में मैंने आपको बताया था। तो फोकस आपका किस पे होना चाहिए, फोकस आपका उस ट्रांजेक्शन पे होना चाहिए जो राइट कर रहा था, ठीक है, लाइक दिस वन वाला। अब इस केस नंबर 1 में देखिए, आपको एक चीज जरूर नोटिस की होगी आपने कि केस 1 में मैंने T1 का रीड आइटम नहीं लिया, ठीक है, सॉरी, केस 1 में मैंने रीड आइटम लिया है T1 का, T2 का नहीं लिया है। तो इसका ये लिया और ये भी लिया, बस इन दोनों के बीच में मैंने इसको लिख दिया ताकि कॉन्फ्लिक्ट हो सके, और इसको मैंने नहीं लिया। और केस 2 में अगर आप एक चीज देख रहे होंगे तो केस 2 में मैंने इसको नहीं लिया है, R2 को लिया, W2 को लिया और इनके बीच में इसको लिख दिया ताकि कॉन्फ्लिक्ट हो सके, ठीक है। तो आपको उस वाले ट्रांजेक्शन पे फोकस करना है जिसके पास सिंगल राइट हो, सिंगल राइट हो। तो हमने केस 1 को लिया और जो सिंगल राइट कर रहा था यहाँ पर उस पे फोकस किया कि उसके ऊपर क्या है और उसके नीचे क्या है। अगर आप उसके ऊपर देखोगे तो यहाँ पर ये जो 3 ट्रांजेक्शन है ये ऊपर नीचे हो सकती हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर आप लेट सपोज मानते हैं कि R1Y को आप ऊपर लिखते तो भी कॉन्फ्लिक्ट होता, राइट। तो ये सारे जो ऑपरेशन है वो ऊपर नीचे हो सकते हैं और इससे तो बहुत सारे शेड्यूल बन जाएंगे, है ना, जो नॉन कॉन्फ्लिक्ट होंगे। जब मैं इनको ऊपर नीचे करूंगी तब भी तो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा होगा, तब भी वो नॉन सीरियलाइजेबल होंगे। तो इसीलिए यहाँ पर इस पे आपको फोकस करना है। इसके ऊपर में जो ऑपरेशंस हैं वो टोटल है 4 ऑपरेशंस, जिसमें से 3 ऑपरेशंस जो हैं वो ट्रांजेक्शन 1 के हैं और 1 ऑपरेशन जो है वो ट्रांजेक्शन 2 का है। तो ये आपका 4 शेड्यूल निकल कर आएगा यहाँ के अरेंजमेंट से, जो ऊपर नीचे होने के बाद भी नॉन कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल होंगे। वैसे ही अगर मैं बात करूं कि इसके नीचे पे आप फोकस करो तो इसके नीचे में 3 ऑपरेशन आ रहे हैं और जो अगेन ऊपर नीचे हो, देखो इसको ऊपर नीचे किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। लाइक अगर आपका W2Z ऊपर आएगा R2Z तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, तब भी कॉन्फ्लिक्ट होगा। इसलिए यहाँ पे 3 टोटल ऑपरेशन है, दैट मीन्स कि 1 2 3, जिसमें से कि 2 ऑपरेशन एक ट्रांजेक्शन के और 1 ऑपरेशन एक ट्रांजेक्शन का है, तो 3 निकल कर आया। तो टोटल यहाँ से जो नॉन कॉन्फ्लिक्ट निकल कर आएंगे वो 12 शेड्यूल निकल कर आएंगे, राइट। तो इसीलिए 12 हमने यहाँ पे लिखा है कि 12 नॉन सीरियलाइजेबल शेड्यूल निकल कर आएंगे।
ये केस 1 की कहानी थी। अब हमें केस 2 को देखना है जिसमें सिंगल राइट ऑपरेशन था, और केस 2 में भी आपको वही सेम चीज लेकर चलनी है कि R1X, R2X, R1X, W1X, Z डेटा आइटम सबको इंक्लूड करना है। तो आप देखिए W1Y से पहले पहले ये तीनों आ जाने चाहिए, ठीक है, W1Y से पहले पहले ये तीनों आ जाने चाहिए, और यहाँ पर W2Y के पीछे पीछे आपका R2Z, W2Z आ जाना चाहिए। तो केस 2 में देखो मैंने वही काम किया है कि W1Y से पहले इन तीनों को मैंने लिखा, और R2Y और W2Y के बाद मैंने Z डेटा आइटम को लिखा। पर हमें फोकस कहाँ करना है, जहाँ पे बीच में ये आया था कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन में। और इसके ऊपर कितने ऑपरेशन है, 4 ऑपरेशन है, अपॉन में पहले वाले ट्रांजेक्शन का 3 ऑपरेशन और दूसरे वाले का 1 ऑपरेशन। क्यों? क्योंकि 4 वेज में अरेंज हो सकते हैं, ये 3 वेज में अरेंज हो सकते हैं, इसीलिए 4 निकल कर आया। फिर इसके नीचे वाले पे फोकस करो, अगर इसके नीचे फोकस करोगे तो टोटल 3 ही ऑपरेशंस हैं, और टोटल 3 ऑपरेशंस आप नीचे लिखोगे तो 1, तो 4 इंटू 1 टोटल कितने निकल कर आएंगे, नॉन सीरियलाइजेबल 4 निकल कर आएंगे। अब यहाँ से नॉन सीरियलाइजेबल 12 निकल कर आए थे, यहाँ से 4 निकल कर आए, तो नॉन कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल 16 निकल कर आएंगे। तो इसीलिए अगर आप टोटल करोगे तो यहाँ पर टोटल कितना आया था, 70 शेड्यूल आए थे, और नॉन कॉन्फ्लिक्ट 16 आए, तो कॉन्फ्लिक्ट कितने आ जाएंगे, 70 माइनस 16 दैट इज 54। सो 54 विल बी द राइट आंसर, राइट। सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, जो आपका सही आंसर है। तो टोटल हम कितने कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल बना सकते हैं T1 से T2 के द्वारा, वो होगा 54। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि यस मैम समझ में आ गया, ओके। और बाकी आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी कि ऑर्डर सेम होना चाहिए एक ट्रांजेक्शन का, ठीक है। लाइक अगर मैं यहाँ पर लिख रही हूँ R1X, W1X, R1, तो W1Y के पहले ही ये तीनों चीज़ें आनी चाहिए। प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखें। हाँ, इससे पहले अगर ये तीनों चीज़ आ रही हैं तो वो किसी भी वेज में अरेंज हो सकती है, ऊपर नीचे, इसलिए उस पर फैक्टोरियल लगाया गया है, ठीक है। वैसे ही अगर आप यहाँ पे W2Y लिख रहे हो तो W2Y के पहले ही आना चाहिए और उसके बाद ही ये दोनों डेटा आइटम Z वाले आने चाहिए। तो फ्लो आपका सेम ही होना चाहिए और फोकस आपको सिंगल राइट ऑपरेशन पे करना है। आई होप आपको बहुत मजा आया होगा इस सेशन में, और अगर मजा आया है इस सेशन में तो जरूर कमेंट करके बताएं। और यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि गेट 2021 का कंप्लीट कोर्स मैं अनअकैडमी प्लस पे रन कर रही हूँ, और बहुत ही शानदार क्लासेस यहाँ पे हो रही हैं। आपको जरूर ज्वाइन करना चाहिए अगर आप एक सीरियस गेट एस्पिरेंट है और अपनी पढ़ाई को अच्छी तरीके से करना चाहते हैं, कंसेप्चुअल वाइज करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे ज्वाइन करें, जहाँ पे डाउट्स आप लाइव पूछ सकते हैं एजुकेटर से। और यहाँ पे सब्सक्रिप्शन प्लान्स आपको डिफरेंट मिलेंगी। आप 1 ईयर का ही प्लान लीजिए या फिर 6 मंथ का भी आप जा सकते हैं लेकर, और ये 18,000 लगेगा, ये 22,500 लगेगा आफ्टर 10% डिस्काउंट। तो 10% डिस्काउंट आपको मेरे रेफरल कोड से मिल सकता है, दैट इज HelloSonu01। थैंक यू सो मच, एंड प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो।